बड़ी खबर है बिहार से, जहां छपरा में मतदान के दौरान कल जो बवाल हुआ था वो इतना बढ़ा कि आज एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई है। आरजेडी की उम्मीदवार सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य, लालू की लाडली, वो अब आरोप लगा रही हैं कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, बीजेपी ने उनके ऊपर हमला करवाया, हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है। रोहिणी आचार्य खुलकर सामने आई हैं और जो छपरा में हिंसा हुई है उसको लेकर कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रही हैं, ये कहते हुए कि ये हमला उन पर है, 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है। देखिए, छपरा में जो गोलीबारी हुई है उसमें एक शख्स की मौत हो चुकी है और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है जो अस्पताल में भर्ती हैं। और ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं इसमें अस्पताल में ही घायलों से मुलाकात करती हुई रोहिणी आचार्य नजर आ रही हैं। मेरे ऊपर बीजेपी ने हमला करवाया, ये कह रही है लालू की बेटी रोहिणी आचार्य। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में, उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया, वहाँ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है, क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, चाहे नौकरी, रोजगार या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की बात कही गई हो, कारखाने, निवेश। तो बिहार जो है, बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। तो आप सुन रहे थे, तेजस्वी यादव भी सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि साहब प्रशासन पर पूरा भरोसा है, न्याय होगा। ये बीजेपी की बौखलाहट की वजह से हो रहा है, क्योंकि बीजेपी देख रही है कि बीजेपी हार रही है, रोजगार से लेकर हर मोर्चे पर बीजेपी नाकाम रही है और इसी वजह से हार देखकर अब बीजेपी की बौखलाहट सारण में जो हुआ उसके लिए आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी, कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सारण से ही बीजेपी के प्रत्याशी, 2 बार के एमपी सारण से राजीव प्रताप रूडी, उनका भी बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि जनता जवाब दे रही है, आरजेडी के लोग हार रहे हैं, मारपीट लालू यादव का काला चेहरा है। सुनिए जरा। जनता जवाब दे रही है बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोगों का। कौन बूथ कैप्चरिंग कर रहा है? सब राष्ट्रीय जनता दल के लोग हार की स्थिति में सामान्य मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं, लेकिन यही तो लालू यादव का काला चेहरा है जो मतदाताओं को हमेशा के लिए उनसे भगा देता है। गरीब डरते हैं, अब तो सवर्ण भी डरते हैं उनसे। तो लालू जी का जो व्यवस्था है ना, वो मार पीट, लूट पाट, वोट, तो हमको लगता है कि इस बार जनता डट के जवाब देगा। तो छपरा में जो हिंसा हुई है उसको लेकर राजीव प्रताप रूडी जो लालू पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि अभी तक जो एक्शन हुआ है इस मामले में बीजेपी के एक नेता जिनको हिरासत में लिया गया है। बिहार में सियासी लड़ाई हिंसा पर क्यों आई, ये सवाल बड़ा है और कहीं ना कहीं इसके जवाब में वो हार की बौखलाहट ही है जो छिपी हुई है। प्रदीप जी, देखिए, हार जीत तो 4 जून को पता चलेगी, लेकिन ये है कि तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ा स्टेक है।
जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने विधानसभा चुनाव में दिखाई, उसको रिपीट करने की या उसको रिटेन करने की चुनौती है उनके सामने। अब आगे जो राजनीति होगी बिहार की, बड़ा स्पष्ट होता जा रहा है कि वो आरजेडी और बीजेपी के बीच में दो ध्रुवीय राजनीति हो जाएगी। तो इसलिए जो है तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव, भले ही उनके गठबंधन की सरकार न बने केंद्र में, लेकिन उनके लिए अपनी राजनीति के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखिए दोनों तरफ से जो है जिस तरह सर, बड़ा सवाल तो यहां पर ही हो जाता है ना विनोद जी, कि चुनाव में हिंसा की तो कोई जगह होनी नहीं चाहिए, लेकिन बिहार में सारण में वोटिंग हो गई और उसके बाद जो हिंसा हो रही है उसमें आरजेडी के 3 कार्यकर्ता जिनको गोली लगती है, एक की जान चली जाती है, 2 गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती हैं, और पुलिसिया जो एक्शन होता है उसमें बीजेपी के नेता को हिरासत में लिया जाता है। तो मामला तो साफ तौर पर सियासी आर पार का है ना। नहीं, अभी राजीव प्रताप रूडी जी को मैं सुन रहा था, उनके चुनाव क्षेत्र में घटना हुई है जी। 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, एक की मौत हुई है, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई पड़ी हमें। आमतौर पर जो एक संवेदनशील नेता का ये होता है, उसको निंदा करनी चाहिए घटना की कि दुर्भाग्यपूर्ण है, पुलिस जांच करेगी। वो तो कह रहे जनता जवाब दे रही है, इसको जनता का जवाब मान रहे हैं। हाँ। तो इससे साबित हो जाता है कि जिस तरह से उनका चेहरा, उसमें हल्की सी मुस्कुराहट, लगता ऐसा लग रहा था कि जो है बड़ा, क्योंकि वहाँ चुनाव बड़ा कांटे का है छपरा में, सारण में, और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य वहाँ लड़ रही चुनाव, और रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दान दी अपने पिता को। इसका एक उनको अतिरिक्त चुनावी लाभ भी मिल रहा है, सहानुभूति फैक्टर का। और ये चुनाव उनके लिए, राजीव प्रताप रूडी के लिए बड़ा टफ है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव को हारी जाएंगे या कोई जीत जाएंगे, ये तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण चुनाव है। जैसे पिछला चुनाव वो आसानी से जीत गए थे वो, हालांकि वो एक बार लालू राबड़ी देवी के खिलाफ भी लड़ चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि रूडी वहाँ कमजोर नहीं है, और इस बार लालू की बेटी के साथ उनका ये मुकाबला है। लेकिन सवाल विजय जी यहाँ पर ये बड़ा हो जाता है कि साहब सारण किस तरीके से हिंसा में सुलझा, ये तो हमने देख लिया। बिहार में 7 चरण में वोटिंग होनी है, अभी बाकी 2 चरण की वोटिंग बाकी है, उस पर इसका क्या असर हो सकता है? अभी ये आशंका तो नहीं जाहिर करनी चाहिए, लेकिन बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है इस दृष्टि से कि ये तेजस्वी यादव के चुनाव के तौर पर मैं देखता हूँ उसे, कि उनकी जो पॉलिटिकल पावर जो बनी है पिछले विधानसभा चुनाव में, क्या वो उसको रिटेन कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, या उससे आगे बढ़ सकते हैं। ये चुनौती उनके लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा टेंशन ये हो रहा है कि नीतीश कुमार जी को साथ लाने के बाद भी वो सीटों को रिटेन नहीं कर पा रहे या सस्टेन नहीं कर पा रहे, कि 40 में से 39 सीटें वो रोक सकते कि नहीं रोक। तो ये बहुत टफ हो गई है फाइट, और सारण में तो दोनों के बीच में कंटेस्ट बहुत ज़्यादा है। और आप सोचिए कि जो 2 बार से सिटिंग MP है, उनके लिए रोहिणी आचार्य ये कहना कि वो वहाँ पर रहते ही नहीं हैं, एक नए तरीके का चुनाव। रोहिणी पर तो बाहरी उम्मीदवार का आरोप लगाकर चला ही रहे हैं, लेकिन जो MP 2 बार रहा हो, उसके खिलाफ भी ये माहौल बनाया जाए कि वो वहाँ पर रहते नहीं हैं, तो उससे एक मुश्किल वहाँ पर हो गई है। और अगले जो 2 चरण हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उसमें इलेक्शन कमीशन को ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा हुआ कि 5 चरण में कोई हिंसा नहीं हुई है मोटे तौर पर, केवल इस हिंसा के अलावा। तो अगले 2 चरणों में इसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन अगले 2 चरण, लेकिन इस तरीके की जो तस्वीरें हैं चुनाव में, जो हिंसा है वो बंगाल से आना तो नॉर्मल बात है, लेकिन बिहार में बाकायदा गोलीबारी हो जाती है, एक शख्स की मौत हो जाती है, मतलब हैरान कर रही है ये। मुझे लगता है कि 1.5 दशक बाद ये घटना हुई है बिहार में। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ करता था। लालू जी के शासनकाल में हिंसा हुआ करती थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, तेजस्वी जी ने बड़ी होशियारी से जेडीयू को साइड में रख के पूरा फोकस बीजेपी पे किया है। तेजस्वी जी के सामने आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वो पूरा बिहार जिताने की नहीं है, पाटलिपुत्र और सारण जिताने की है। तेजस्वी जी के सामने इसलिए चुनौती है क्योंकि मीसा पहले भी हार चुकी हैं और सारण सीट से उनकी मां भी हार चुकी हैं। तो उनके लिए राजनीतिक रूप से मजबूती ये 2 सीट जीतने से ही आएगी। यदि ये 2 सीट नहीं जीतते हैं तो बिहार की अन्य सीटों पे आरजेडी जीतने के बाद भी वो प्रोफाइल उनका नहीं बन पाएगा। ये घर वाला मामला हो गया ना, घर वाला मामला हो गया। तो यहाँ पर किलाबंदी जरूरी है, यहाँ पर परचम लहराना जरूरी है। ये ठगबंधन किया है। आप देखिए, मैं अभी पंजाब गया था, पंजाब में मैं देख रहा हूं कि आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियां हैं जो सियाचिन में अन्य हिमपात वाली जगह पर अपनी सेवाएं देते हैं। वहां उनको अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छे उनको जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उनको बूट नहीं मिलते थे, अच्छे खाने की सामग्री नहीं मिलती थी। भाई बहनों, मोदी जी के आने के बाद जहां अच्छे उपकरण मिलने लगे, अच्छी जैकेट मिलने लगी, अच्छी बूटें मिलने लगी,
आप सबको पता होगा, उससे पहले जब ये सुविधाएं नहीं मिलती थी तो सैनिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आपने देखा होगा गांवों में बहुत सारे लोग जो ग्रामीण परिवेश के होंगे, सैनिकों के बीच में रहते थे, गैंग्रीन जैसी बीमारी हो जाया करती थी, उनके हाथ पांव काटने पड़ जाते थे। लेकिन देश के अंदर जिन्होंने 60 वर्षों तक शासन किया, देश की हुकूमत को चलाने का काम किया, उन्होंने उन सैनिकों की चिंता करना भी जायज नहीं समझा, जिनके कारण वह और हमारा देश सुरक्षित रहता है। उनको भी सुरक्षित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ। यही कारण है कि सेना का आज मनोबल बढ़ा है और सेना को पूरी छूट दी गई है कि दुश्मन की अगर कोई गोली आएगी, चाहे सीमा पार से आएगी, आतंकवादी, अलगाववादी या जिहादी की गोली आएगी, तो आप गोली का जवाब देने के लिए सेना को किसी को पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि सेना गोली का जवाब गोलों और तोप से देने का काम करती है। ये पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर संबित पात्रा। भगवान जगन्नाथ को लेकर दिए गए अपने बयान को लेकर माफी मांगी है संबित पात्रा ने। वो कह रहे हैं कि पश्चाताप करेंगे, अगले 3 दिन उपवास पर रहेंगे संबित पात्रा। लक्षाधि लोक लोक आछंती मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवारजन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल करि पारुनी आ मते लागुची ये सब ओडियांक पई आज एक बहुत विशेष दिन। तो दरअसल ये वो बयान था संबित पात्रा का, जिसको लेकर अब वो माफी मांग रहे हैं, पश्चाताप करने की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने भगवान जगन्नाथ को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त करार दे दिया था।